जय श्री श्याम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 जिसके पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट 1 में हम धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, धातुओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो नोट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप अगर इन नोट्सों को पढ़ लोगे तो आपके साइंस में 95% नंबर आ जाएंगे। यानी 100 में से 95 नंबर लाने का मेरा वादा है। आप 95% बना सकते हो। तो आपने अभी तक अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर से देख लेना। इसमें अपन चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। धातु की बात करते हैं। धातु क्या होती है? धातु जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। मेटल जो है, अगर मेटल के बारे में आप अगर ज्ञान की बात करो तो मेटल के ज्ञान जो है वो बहुत पुराना है। बहुत पुराना है क्यों? क्योंकि मेटल यानी धातु का ज्ञान बहुत पुराना इसलिए है क्योंकि कॉपर जो है वो एक धातु है। कॉपर क्या है? एक धातु है। और ये धातु जो है सबसे पहली ऐसी धातु है जिसका पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम में भी इसका उपयोग बर्तनों को बनाने में, हथियारों को बनाने में तथा अन्य सामानों को बनाने में भी किया गया था बहुत पुराने समय में। इसलिए भी धातु का जो ज्ञान है बहुत पुराना माना गया है। और आजकल धातुओं का प्रयोग अपन जैसे कि ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, हवाई जहाज़ के कोई पार्ट्स बनाने हैं, रेल का कोई पार्ट्स बनाना है या फिर अन्य कोई वस्तुएं बनानी है, उसमें भी किया जाता है। तो धातु का ज्ञान बहुत पुराना माना गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे पहली धातु कौन सी थी जिसका उपयोग बर्तनों और हथियारों और अन्य सामानों को बनाने में किया जाता है, उसका नाम होगा कॉपर धातु। क्या होगा? कॉपर धातु। इस कॉपर को अपन तांबा भी कहते हैं क्योंकि तांबे के बर्तन ही आप लोग देखते हो कि बहुत पुराने ज़माने के आपके घरों में आपको तांबे के बर्तन देखने को मिल सकते हैं। तांबा जो है वो बहुत पुरानी धातु है। ठीक है। इसके अलावा धातुओं के कुछ और उदाहरण हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो, जैसे कि लोहा है, जैसे अपन आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। और आयरन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है Fe। क्या होता है? Fe। अब ये Fe कैसे आया? क्योंकि इसका लैटिन नाम जो होता है वो फेरम होता है। क्या होता है? फेरम होता है। फेरम से क्या बना? Fe बना। कॉपर को अपन किससे व्यक्त करते हैं? Cu। कॉपर भी धातु है। कॉपर मतलब तांबा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? Cu। तो Cu भी एक लैटिन नाम से आया है जिसका नाम है क्यूप्रम। क्या नाम है? क्यूप्रम है। एल्युमिनियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? Al है। तो ये धातुओं के उदाहरण है। वैसे धातुएं बहुत है। इन धातुओं का उपयोग आप देखते हो बर्तनों में, दरवाजे बनाने में, जैसे कि एल्युमिनियम के बक्से भी आते हैं वो बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम जो धातु है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है और इसके ही बर्तन वगैरह आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे एल्युमिनियम धातु के। तो यहाँ पे अपने धातुओं के उदाहरण जान लिए। अब पढ़ते हैं अपन आगे धातुओं के गुणधर्मों के बारे में। धातुओं के गुणधर्म क्या हैं? तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म देखिए। धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। तो चमकदार होने की वजह से अगर धातु की सतह चमकदार है तो इस धातु के इस गुण को अपन धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? धात्विक चमक। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि धात्विक चमक किसे कहते हैं तो आपका आंसर होगा कि धातुओं की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, तो धातु के इस गुण को ही धात्विक चमक कहा जाता है। दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। धातुओं के बारे में हम सभी जानते हैं कि धातुएं कठोर होती है। द्रव अवस्था में थोड़ी पाई जाती धातुएं कठोर होती है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ये ध्यान रखना। प्रत्येक धातु जो है, जैसे कि तांबे की कठोरता अलग है, लोहे की अलग है, एल्युमिनियम की अलग है, सबकी कठोरताएं अलग अलग होती है। एक इम्पोर्टेंट है आघात वर्धनीयता। ये धातु का गुण है। आघात वर्धनीयता धातु का क्या है? गुण है। ये आघात वर्धनीयता का मतलब है कि आघात मतलब है चोट पहुँचाना। आघात मतलब क्या है? चोट पहुँचाना यानी पीटना यानी पीट कर क्या करना। वर्धनीयता का मतलब है बढ़ा देना। वर्धनीयता का मतलब क्या है? बढ़ाना। वर्धनीयता का मतलब क्या है बच्चों? बढ़ाना। तो यानी कुछ धातुओं को आप पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाल दोगे यानी बना दोगे तो उस धातु के इस गुण को अपन आघात वर्धनीयता कहेंगे। क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता कहेंगे। ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में आघात वर्धनीयता क्या है इसके बारे में अगर पूछे तो आप कह देना कि आघात वर्धनीयता धातु का वह गुण है जिसमें धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। इसके अलावा धातुएं जो हैं वो सामान्य तो ऊष्मा के सुचालक होती है।
धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती है, क्योंकि धातुओं को अगर आप गर्म करते हो, जैसे आप धातु को यहाँ से गर्म कर रहे हो तो धीरे 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 ये धातु की छड़ जो है वो पूरी गर्म हो जाएगी। जैसे कि चिमटा जो होता है, चिमटा हमारे घरों में मम्मी जो खाना बनाती है, तो चिमटा एक धातु का, ये लोहे का है, तो चिमटा बार बार चूल्हे के अंदर जाता है, तो चूल्हे के अंदर जाता है तो धीरे धीरे, अगर ज़्यादा देर तक चूल्हे में रह जाता है तो धीरे धीरे गर्म होते होते वहाँ से, जहाँ से हम पकड़ते हैं वहाँ से भी गर्म महसूस होने लगता है। तो धातुएं हम कह सकते हैं ऊष्मा के सुचालक होती है। ध्यान रखना, धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती है और धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए। अब इसके बाद में धातुओं का एक गुण है ध्वनिक। क्या है? ध्वनिक। क्या है? ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब ये है कि धातु की सतह कठोर होती है, हम जानते हैं। अगर कठोर सतह किसी और से टकराएगी, किसी और से टकराएगी तो आवाज़ उत्पन्न होगी। जैसे कि स्कूल की घंटी, स्कूल की घंटी जो होती है वो धातु की होती है, उसके अपन लकड़ी से पीटते हैं या किसी और धातु से पीटते हैं तो बहुत तेज आवाज़ आती है, बहुत तेज आवाज़ आती है। तो उस गुण को अपन ध्वनिक कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। इसके अलावा धातुओं का एक गुण और होता है तन्यता। जो ये पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो ये रेड अक्षर में लिखे हुए हैं, यहाँ से सीधे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। आपसे आघात वर्धनीयता पूछ ले, ध्वनिक पूछ ले, तन्यता पूछ ले, तो आप सीधा डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर दे रखा है धातुओं के तार के रूप में खींचा जा सकता है। क्योंकि धातुओं को अगर पतले पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है तो धातुओं के इस गुण को अपन तन्यता कहते हैं। तन्यता का मतलब तार बनना। तन्यता का मतलब क्या है? तार बनना, यानी पतले पतले तार बनना, इसलिए इसको अपन तन्यता कहते हैं। तो धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो धातुओं के इस गुण को अपन क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक अपन ने धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए, धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम जानेंगे कठोर धातुएं के कुछ उदाहरण। जैसे कि बहुत ज़्यादा जो कठोर धातुएं होती है वो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम होती है। नरम धातुओं की बात करते हैं, ऐसी धातुएं जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। जिसे किससे काटा जा सकता है? चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है। वो है सोडियम और पोटेशियम, वो है सोडियम और पोटेशियम। ध्यान देना, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, तो यानी सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na, पोटेशियम का क्या होता है? K। तो ये क्या बन गया? अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं तो नाक, तो नाक को अपन किससे काटते हैं? चाकू से काट सकते हैं ना। तो नरम धातुएं हो गई, सोडियम और पोटेशियम जो है वो नरम धातुएं हैं। इसके बाद में आता है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु का उदाहरण बताइए, यानी ऐसी धातु का उदाहरण बताइए जिसको पीट पीट कर आप सबसे ज़्यादा पतली चादर बना सकते हो। वह है सोना और चांदी। इसीलिए तो आभूषण जो होते हैं सोना और चांदी के बनाए जाते हैं, लोहे के कोई आभूषण नहीं बनाए जाते। भाई लोहे के आभूषण इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, तो इसके अलावा संक्षारित हो जाता है, चमक खत्म होने लग जाती है। लेकिन सोना और चांदी ऐसे धातु हैं, इनकी क्रियाशीलता भी बहुत कम होती है, इनकी क्रियाशीलता भी बहुत कम होती है, तो इनके बहुत पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप सोने से पतले से पतला आभूषण भी बना सकते हो। इसलिए सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना और चांदी को बताया गया है। अब आती है ऊष्मा की सुचालक धातुएं कौन सी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ऊष्मा की सुचालक धातुएं कौन सी है, सुचालक, इसका मतलब आप समझते हो। सुचालक का मतलब है ऐसा पदार्थ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सके, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उसे अपन सुचालक, यहाँ पर अपन सुचालक ऊष्मा की बात कर रहे हैं, विद्युत की बात नहीं कर रहे हैं, मिस्टेक हो गई। ऊष्मा के सुचालक का मतलब है जिन्हें गर्म करने पर धीरे धीरे उनके और पीछे का हिस्सा भी गर्म होने लग जाए, उसे अपन सुचालक कहते हैं। अगर आप चांदी को गर्म करते हो तो वो भी गर्म होगी और उसका पूरा हिस्सा गर्म हो जाएगा, तांबा भी हो जाएगा। तो ऊष्मा की सुचालक धातुएं जो होती है वो चांदी और तांबा होती है। क्या होती है? चांदी और तांबा होती है। ऊष्मा की सुचालक धातुएं कौन सी होती है? चांदी और तांबा। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो सबसे अधिक आघात वर्धनीय भी है और तन्य भी है, यानी आघात वर्धनीय भी है और तन्य भी है, तो वो जो धातु है वो है सोना। क्या है? सोना। सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्धनीय भी होती है और सबसे तन्य धातु भी होती है सोना। ध्यान रख लेना, सबसे अधिक आघात वर्धनीय, सबसे तन्य धातु सोना होती है। इसके अलावा कुचालक धातुएं अगर आपसे पूछें कि ऊष्मा की कुचालक धातुएं बताइए, तो ऊष्मा की कुचालक धातुएं हैं लेड, क्योंकि लेड धातु का आप गर्म करोगे तो पिघल जाएगी। क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। इसीलिए लेड धातु का उपयोग अपन टांका धातु के रूप में भी करते हैं। इसे अपन टांका धातु के रूप में भी काम में लेते हैं, यानी शोल्डर। क्या हो गया? शोल्डर। शोल्डर मतलब टांका धातु। मरकरी जो होती है वो भी ऊष्मा की कुचालक धातुएं होती है। क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक धातु होती है।
और मरकरी पारा जो होता है इसी वजह से थर्मामीटर में भरा जाता है। क्या? थर्मामीटर में भरा जाता है। अब अपन धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धातुओं का दहन। क्या पढ़ेंगे? धातुओं का दहन। धातुओं का दहन जो होता है वो कैसे होता है? धातुओं का दहन, अगर मान लीजिए दहन नाम जहाँ पर भी लिखा होता है तो दहन का मतलब होता है जलाना। दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। जलाना, और जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु का ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु का ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि धातु हमने कॉपर धातु ले ली। कॉपर धातु का प्रतीक चिन्ह Cu। कॉपर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी यानी O2 के साथ अभिक्रिया करेगी तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगी यानी CuO बनाएगी। क्या बनाएगी? CuO बनाएगी। इसको अपन बैलेंस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था बैलेंस करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हो गए, 2 बैलेंस हो गए। कॉपर 2 है तो कॉपर भी 2। अगर अपन एल्युमिनियम का भी दहन कराते हैं तो एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड बनता है। इसको भी अपन बैलेंस कर देंगे। तो ये था धातुओं का दहन, यानी धातुआं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट अब इसी में आगे आता है। धातु के जो ऑक्साइड जो होते हैं, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं, यानी कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं और लवण और जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। उन्हें अपन बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय मतलब होता है दोनों, दोनों धर्म रखने वाला। दोनों धर्म यानी हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म रखने वाला, वो उभयधर्मी हो गया। और यहाँ पर ऑक्साइड पूछ रहा है तो जो अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता हो और लवण और जल प्रदान करता हो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देख लो। अगर एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड का अपन अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो AlCl3 प्लस जल का अणु बनता है। तो एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड जो है वो एक तरीके का उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगर अपन क्षार के साथ, ये क्या है? क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 बनता है और H2O निकलता है। ठीक है, NaAlO2 बनता है। इस तरीके से ये उभयधर्मी ऑक्साइड होगा जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड भी जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड भी किसका उदाहरण है? वो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों उदाहरण बताने हैं और आपको परिभाषा में बताना है कि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनोडीकरण। क्या? एनोडीकरण। एनोडीकरण देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। एनोड के ऊपर ये सारी क्रिया हो रही है। किसके ऊपर सारी क्रिया हो रही है? एनोड पर। यानी अपन विद्युत अपघटन करवाएंगे किसी पात्र में तो एक कैथोड लेंगे और एक एनोड लेंगे। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव साइन और कैथोड का मतलब होता है माइनस साइन वाली टेबल, है ना। और अपन इन दोनों प्लेटों को अगर अपन बैटरी से जोड़ते हैं तो इस तरीके से अपन इसको जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस वाला और ये माइनस वाला। बड़ा डंडा प्लस का होता है, छोटा माइनस का होता है। तो कैथोड और एनोड दोनों के बारे में अपन क्या लिखेंगे? एनोडीकरण क्रिया क्या होती है यहाँ पर अपन ये जानेंगे। एनोडीकरण जो होता है एल्युमिनियम धातु का होता है। किसका होता है? आपसे अगर पूछ ले एनोडीकरण किसका होता है तो वो एल्युमिनियम धातु का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम धातु का होता है। क्या करते हैं अपन इसके अंदर? इसमें क्या करते हैं? एनोडीकरण में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। एल्युमिनियम जो है उसके ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत बनाना, क्योंकि अगर एल्युमिनियम के ऊपर अगर मोटी ऑक्साइड की परत बन जाएगी तो वो खुद एक तरीके का संक्षारित से बचाने वाली बन जाएगी, यानी उसके ऊपर कभी जंग नहीं ले जाती। इसलिए एल्युमिनियम के ही बर्तन ज़्यादा काम में ले जाते हैं क्योंकि उस पर मोटी ऑक्साइड की परत बन जाती है। तो समझना, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। एनोडीकरण की परिभाषा क्या देंगे अपन? मोटी ऑक्साइड की परत बनना। किसकी परत बनना? मोटी ऑक्साइड की परत बनना। मोटी ऑक्साइड की परत बनना ही क्या कहलाता है? यहाँ पर एनोडीकरण कहलाता है। अब देखो, वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम क्या करता है? ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण करता है। जैसे कि एल्युमिनियम बाहर पड़ा है तो वायु के संपर्क में आएगा और वायु में क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड की पतली परत बनाता है।
एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। किससे बचाती है? संक्षारण से बचाती है। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? संक्षारण का मतलब ये होता है कि धातु की कोई सतह है, वो धूल मिट्टी के संपर्क में आने से, अम्ल के संपर्क में आने से, आर्द्रता के संपर्क में आने से उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, उसे अपन संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, ये संक्षारण का उदाहरण है। और चांदी का काला पड़ना, तांबे के बर्तन का हरा पड़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। तो संक्षारण से बचाती है। अगर एल्युमिनियम की जो परत है, क्या एल्युमिनियम की जो परत है वो क्या करती है? एल्युमिनियम की परत जो है ऑक्साइड के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेगी, जिससे जो संक्षारण से बताएगी। इस परत को मोटा करके संक्षारण से और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। तो एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ धातु को एनोड बनाकर, साफ धातु को, एल्युमिनियम की एक साफ धातु को क्या बनाते हैं अपन? एनोड बनाते हैं। तो एनोडीकरण में एल्युमिनियम धातु का एनोड बनाते हैं। ध्यान रखना, कौन सी धातु का बनाते हैं? एल्युमिनियम धातु का एनोड बनाते हैं। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि अपन एनोडिक प्रक्रिया के लिए विद्युत अपघटन प्रक्रिया को अपनाते हैं। यहाँ पे देखना, मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं अपन। एक पात्र लेते हैं, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर लेंगे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो एल्युमिनियम धातु की जो है वस्तु, साफ वस्तु है, इसको अपन एनोड मानेंगे। क्या मानेंगे? इसे अपन एनोड मानेंगे और इसके ऊपर ऑक्साइड की परत बना देंगे। ये ऑक्साइड की परत क्या करती है? इसको संक्षारण से बचाती है। किससे बचाती है? संक्षारण से बचाती है। इसे संक्षारण से बचाएगी, ठीक है। इसे अपन एनोडीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं है? अगर दिक्कत है तो आप एक बार इसको वापस से रिपीट करके देख लेना, या कमेंट बॉक्स में डाल के आप उससे पूछ लेना। ओके, चलो धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया, अगर धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु का ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जैसे कि ये धातु प्लस जल, ये ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। ऐसा अपन ने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है, अम्ल और क्षार में भी। और इसके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण देख लेते हैं। पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसी तरीके से ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ऐसा भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसके अलावा देखिए, धातु जो है वो धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? तो धातु जो लवणों के साथ अभिक्रिया, सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। सभी धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, जिसे अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अपन ने धातु ए ली और बी लवण का विलयन लिया, तो क्या होगा? ये ए लवण का विलयन बन जाएगा और बी धातु अलग हो जाएगी। ठीक है, धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया होती है, तो जो अधिक क्रियाशील होती है यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, वो अपने से कम क्रियाशील यानी अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से या गलित अवस्था से विस्थापित करके और उसी का लवण का विलयन बना लेती है। ठीक है, ये तो थी धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्वारेजिया, क्या होता है एक्वारेजिया? एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है, ध्यान देना। रॉयल जल का लैटिन शब्द क्या है? एक्वारेजिया है। एक्वारेजिया ये 3:1 के अनुपात में होता है। 3:1 के अनुपात में होता है, जिसमें 3 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यानी इसमें अपन मान लीजिए 3 रेशियो तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं और 1 जो होता है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब है HCl, ठीक है, और प्लस नाइट्रिक अम्ल का मतलब है HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है। HCl और HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का ताज़ा मिश्रण है। ये क्या है? ताज़ा मिश्रण है। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये ना सोने गोल्ड को भी गला सकता है। एक्वारेजिया गोल्ड को भी गला सकता है, ध्यान देना। एक्वारेजिया सोने को भी गला सकता है। इसीलिए गाँवों में क्या होता है कि कुछ लोग गाँवों में जाते हैं और क्या है लूट के ले आते हैं कि भाई आपके सोने को चमका देंगे, आपके सोने को चमका देंगे। और महिलाएं सोने को चमकाने के चक्कर में अपना सोना देती है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास में एक्वारेजिया का विलयन होता है।
थोड़ा नॉर्मल होता है, जिसमें सोने को डालते ही उसके जो धीरे धीरे परत उतर जाती है और थोड़ा वो सोना उसी में रह जाता है और वो वजन में भी कम होके फिर उनको दे देते हैं, जिससे कि उस पर चमक आ जाती है। तो चमक देखते हुए तो इस तरीके से बहुत गाँवों में पागल बनाया जाता है। तो आप भी इससे बचें और दूसरों को भी बताएं कि ऐसा कुछ नहीं होता। धातुओं जो सोना होता है उसकी चमक जैसी है वैसी रहती है, ऐसे किसी में धोने से उसकी चमक नहीं बढ़ती है। तो ये जो एक्वारेजिया उनके पास जो सॉल्यूशन होता है ना वो एक्वारेजिया को होता है, ध्यान देना। जो गाँवों में लेके आते हैं उनके पास एक्वारेजिया होता है। तो एक्वारेजिया क्या करता है, उस सोने की परत को धीरे धीरे थोड़ा क्या करता है, चमका तो देता है, लेकिन वो चमकाने का मतलब उस पर थोड़ी थोड़ी परत हट जाती है, इसीलिए। तो एक्वारेजिया सोने को भी गला सकता है और एक्वारेजिया को अपन भवकता द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भवकता द्रव्य। अगर आपसे पूछ ले कि भवकता द्रव्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो एक्वारेजिया को भवकता द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। और एक्वारेजिया एक प्रबल संचारक है, ध्यान देना, एक प्रबल संचारक है। एक्वारेजिया एक प्रबल संचारक है, भवकता द्रव्य तो है ही, इसके अलावा प्रबल संचारक के नाम से भी जाना जाता है। और एक्वारेजिया गोल्ड व प्लेटिनम जैसी धातुएं जो होती है, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुएं, तो उनको भी गलाने में समर्थ होता है। ये मैंने आपको बताया, इनको गला देता है। अगर आप सोने को गलाना चाहते हो तो एक्वारेजिया के विलयन में डाल दो, सोना बिल्कुल गायब हो जाएगा, गल जाएगा। तो इस तरीके से एक्वारेजिया के बारे में अपन ने जान लिया। रोयल जल का लैटिन शब्द है और 3:1 होता है, जिसमें 3 तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, 1 नाइट्रिक अम्ल होता है। इसका एक मिश्रण है ये सोने को भी गला सकता है। एक्वारेजिया को अपन भवकता द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरीके का प्रबल संचारक भी है। और इस तरीके से अपन ने ये जान लिया। अब अपन पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होती है। क्या पढ़ेंगे अपन, सक्रियता श्रेणी। तो देखो सक्रियता श्रेणी के बारे में, सक्रियता श्रेणी का मतलब ये है कि धातुएं जो होती है, अगर अपन उनको क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटा यानी ज़्यादा से कम, यानी ज़्यादा क्रियाशीलता से कम क्रियाशीलता की ओर व्यवस्थित करते हैं, तो उस व्यवस्थित करने पर जो सूची हमें मिलती है उसे अपन सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है कि किस तरीके से आप अभिक्रियाशीलताओं का अवरोही क्रम ज्ञात कर सकते हो। तो एक बार आप वहाँ पर जाकर इस सक्रियता श्रेणी की टेबल को जरूर से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है बताइए, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु ने ऊपर ही ऊपर आता कनका, कनका। ठीक है, कनका। तो यानी के न सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु मानी गई है। और सबसे कम क्रियाशील धातु में नीचे आता है गोल्ड और प्लेटिनम। क्या आता है, गोल्ड और प्लेटिनम आता है। तो गोल्ड और प्लेटिनम जो धातु है सबसे कम क्रियाशील है, यानी अगर आप इसको बाहर के एनवायरनमेंट में कितना ही खुला छोड़ दो, इनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। इसलिए तो आभूषण बनाते हैं सोने के, कि अगर लंबे समय तक पड़ा भी रहे तो ना तो इस पर जंग लगेगी, ना कुछ कम होगा, नहीं कि इसकी कीमत बढ़ती रहेगी। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है गोल्ड और प्लेटिनम है। क्लियर हुआ। अब अपन पढ़ते हैं अधातुओं के बारे में। किसके बारे में, अधातुएं क्या होती है। देखिए अधातुओं के बारे में, तो अब पढ़ेंगे अपन अधातुओं के बारे में। अधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अधातुओं के बारे में। तो अधातु की आपको पीरियोडिक टेबल में जगह पता है कहाँ है अधातु। अधातु जो होता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ अधातु कहाँ होता है। अधातु पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है पीरियोडिक टेबल। ये होता है, इधर का भाग जो है वो है बायां और इधर है दायां। तो दाईं तरफ यानी इस तरफ जो ज़्यादा तत्व होते हैं, इस तरफ के जो ज़्यादा तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और यहीं पर आपको एक जिगजैग लाइन में टेबल, एक सीढ़ी नुमा संरचना दिखाई देती है, जिसके अंदर आपको सभी उपधातु मिलेंगे। क्या मिलेंगे, उपधातु मिलेंगे, वो होते हैं उपधातु। तो इधर सभी होते हैं धातु, तो धातुओं की संख्या ज़्यादा होती है और अधातुओं की संख्या कम होती है। अधातुओं की संख्या कम होती है और जो उपधातु होते हैं वो संख्या में 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इनकी जगह भी पता लग गई। इसको अपन मिटा देते हैं। ओके, ठीक है। अधातुओं की संख्या जो होती है वो धातुओं की तुलना में कम होती है, ये बात हम जानते हैं, कम होती है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण अधातुओं के उदाहरण सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन एक अधातु है। लेकिन आयोडीन के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकता है। क्या,
आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकता है। ध्यान रखना, ऐसी कौन सी अधातु है जो धातु, क्योंकि चमकदार तो धातु ही होती है, लेकिन अपवाद के रूप में आयोडीन जो है अपवाद है, आयोडीन अधातु होते भी चमक रखता है। ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन, ये सभी जो हैं अधातुओं के उदाहरण हैं, और अधातुएं धातुओं की संख्या में कम होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक ऐसी धातु नहीं, अधातु, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। बाकी जो सभी अधातुएं होती हैं वो आपको या तो गैस में मिलेगी, किस में मिलेगी? गैस में मिलेगी, ठीक है, गैस में मिलती है ज़्यादातर। तो लेकिन ब्रोमीन जो है एक ऐसी अधातु है जो आपको द्रव अवस्था में मिलेगी। इसके अलावा सभी अधातुएं या तो ठोस होती है या फिर गैस होती है, ठीक है, ज़्यादातर आपको गैस अवस्था में मिलेगी। कौन सी अवस्था में मिलेगी? गैस अवस्था में मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से अपने इम्पोर्टेंट बात जान ली कि जो अधातुएँ होती है उनमें से एक अधातु ऐसी है ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और बाकी जो ज़्यादातर जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ठोस या गैस अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? ठोस या गैस अवस्था में होते हैं। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। अब अपन बढ़ते हैं इसके आगे अधातुओं के गुणधर्मों की ओर। तो अधातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं इसको भी अपन जान लेते हैं। अधातु जस्ट उल्टा लिखना है। धातु अगर आघात वर्धनीय है तो अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है, ठीक है, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है। अधातुएं तन्य होती है और भंगुर होती है। भंगुर का मतलब है तुरंत टूट जाना। क्या हो जाना? टूट जाना। अगर आप आयोडीन जो है यानी नमक की डली को पट गिराओगे तो टूट जाएगा, भंगुर प्रकृति का होता है। और तन्य नहीं होता। तन्य मतलब आप अधातु को खींच नहीं सकते, तार नहीं बना सकते, तो तन्य भी नहीं होता। और अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है, कोई चमक नहीं होती है इनके अंदर। लेकिन अपवाद के रूप में आयोडीन है, ये याद कर लेना। अपवाद, अपवाद के रूप में क्या है? आयोडीन। आयोडीन नमक खाओगे, नमक, वो आयोडीन जो है वो अपवाद के रूप में। इसके अलावा अधातुओं के गलनांक जो होते हैं और क्वथनांक जो होते हैं वो कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। यानी अगर आप इसको गलाओगे तो भी कम है, उबालोगे तो भी कम है, ठीक है। और अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकती है, ये याद रखना। कमरे का तापमान कितना होता है? लगभग होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अधातु कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक अपन ने अधातुओं के गुणधर्म जान लिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। अधातुओं की भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये दहन होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो अधातु के ऑक्साइड बनाएगी। और अधातु कार्बन है और सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड। तो अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ऐसा अपन ने दूसरे पार्ट में पढ़ लिया था। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल में घुल जाएगी तो ये कार्बोनिल अम्ल बनाएगी। कौन सा अम्ल बनाएगी? कार्बोनिल अम्ल, H2CO3 बनाएगी, H2CO3 बनाएगी, ठीक है। ये था अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब अपन पढ़ेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगर कोई अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, अधातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल अधातु सल्फर है, इसके साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और जल का अणु बनाती है। फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H3PO4 नाइट्रिक ऑक्साइड और जल का अणु बनाएगी। फिर अपन बात करते हैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाएगी। क्या बनाएगी? क्लोराइड बनाती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अगर ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगी, ससंयोजक हाइड्राइड बनाएगी। क्या बनाएगी? ससंयोजक हाइड्राइड बनाएगी। चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कुछ उत्कृष्ट गैसों के नाम। उत्कृष्ट गैस क्या होती है? उत्कृष्ट गैस वह गैस होती है जिनका जो लास्ट वाला जो कक्षा होती है वो पूर्ण भरित होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे भरे हुए रहते हैं, उसे अपन उत्कृष्ट गैस कहते हैं। उत्कृष्ट गैस को याद करने की ट्रिक है हरभजन नेहरा, आगरकर, जीरो, इसको अपन एक्सन बोले, जीरो, रन आउट। तो हीलियम, नियोन और आर्गन ये जो है, और जीनोन, और क्या है? एक्सन यानी जीनोन।
ये जो सभी हैं, ये सभी जो हैं वो सभी उत्कृष्ट गैसें हैं। कौन सी गैसें? उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसों में हीलियम, नियोन, आर्गन और जीनोन आता है। ठीक है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है मरकरी, और मरकरी का प्रतीक चिन्ह Hg यानी हाइड्रोजेनियम। क्या है? Hg हाइड्रोजेनियम। ये इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। अब आपको ऐसी धातु का नाम बताना जिसको आप हथेली पे रखेंगे तो वो पिघल जाएगी यानी गैलिया और सूजा। गैलिया और सीजा जो है वो हाथ में रखने पर ही पिघल जाएंगे, यानी गैलियम और सीजियम ऐसी धातु हैं जिन्हें आप हाथ पे रखोगे तो वो पिघल जाती है। ऐसी अधातुएं जो चमकीली होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, आयोडीन होती है। ऐसी अधातु जो विद्युत के सुचालक होती है, ग्रेफाइट, अपन कार्बन के अपरूप में पढ़ेंगे इसको, ग्रेफाइट को। ठीक है, लेकिन ये विद्युत के सुचालक होती है। क्षारीय धातु क्या होती है? क्षारीय धातु जो होती है, जो ये मान लीजिए अपने पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, इसमें इधर जो पहले नंबर पे आता है वो क्षारीय धातु का आता है, जैसे कि लीनाक, लिथियम सोडियम यानी लीना करे रफ से फरियाद। तो ये लिथियम सोडियम पोटेशियम जो क्षारीय धातु आ गई। लिथियम यानी Li और Na सोडियम और पोटेशियम, और क्या है? पोटेशियम। ठीक है लीना करे। तो ये एक ट्रिक होती है पीरियोडिक टेबलों को याद करने की। तो इस तरीके से क्षारीय धातुओं को उदाहरण याद कर लेना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके, अब देखिए अपर रूप पढ़ने वाले हैं अपन। अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप जिसे अपन इंग्लिश में एलोट्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रोप। एलोट्रोप अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो आपको विभिन्न रूपों में मिल सकती है, और कार्बन का प्रतिशत जो है वायुमंडल में बहुत कम है, लेकिन इसके यौगिक आप लोगों को सबसे ज़्यादा मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आप लोगों को कार्बन के यौगिक मिलेंगे। प्रत्येक रूप, जो इनका प्रत्येक रूप होता है वो अपर रूप कहलाता है, यानी दूसरा रूप कहलाता है। दूसरा रूप कहलाता है। हीरा जो है, हीरा सूर्यवंशी में होता है ना, हीरा सूर्यवंशी फिल्म में हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। हीरा क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, यानी आप आसानी से ना तो गला सकते हो ना उबाल सकते हो। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य रूप होता है जिसका नाम होता है ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। वैसे अपर रूप में कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। ये क्या है? कार्बन के अपर रूप है। ये कार्बन के अपर रूप है। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, ये अपन ने पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 का कवर कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु का पार्ट 2 अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, लाइक ठोक दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आपने पहले और दूसरे चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसे देख लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।